जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग आज देखेंगे अपना संगम युग। कौन सा युग देखेंगे? संगम युग। संगम युग कहते किसे हैं? ठीक, सबसे पहले समझिए कि संगम साहित्य किसे कहते हैं। तो संगम साहित्य किसे कहते हैं हम लोग? दक्षिण भारत के क्रमबद्ध इतिहास, दक्षिण भारत के क्रमबद्ध इतिहास को जिस साहित्य से ज्ञात होता है उस साहित्य को क्या कहते हैं? हम संगम साहित्य कहते हैं। उस साहित्य को क्या कहते हैं? हम संगम साहित्य कहते हैं। ठीक, संगम का अर्थ क्या होता था? परिषद अथवा गोष्ठी, मतलब समझ रहे हैं? परिषद, जैसे विधान परिषद किसको बोलते हैं? परिषद मतलब कुछ तमिल कवि और विद्वान जो है एकत्रित होते थे, एक गोष्ठी होती थी, वो लोग मतलब एक सभा की तरह लोग बैठते थे लोग, और अलग अलग कवि और लेखक क्या करते थे? अपने अपने कविताओं और रचनाओं को लेकर के उन मतलब गोष्ठी या परिषद जो भी कह लीजिए, उन लोगों के पास जाते थे, उनको अपना वो पुस्तक दिखाते थे, और जब उनकी स्वीकृति मिल जाती थी तो उसको क्या करते थे? उसको संगम साहित्य में शामिल कर लिया जाता था। क्या किया जाता था? उसको फिर संगम साहित्य में शामिल कर लिया जाता था। राइट, समझ गए आप लोग? चलिए, कितने संगम हुए कुल? कुल कितने संगम हुए? यदि आपसे प्रश्न पूछे कुल कितने संगम हुए, तो कितने संगम हुए थे? तीन संगम हुए थे। कितने? तीन संगम हुए थे। राइट, वो तीन संगम किनके शासनकाल में हुए थे? पांड्यों के। पांड्यों के शासनकाल में तीन संगम हुए थे। ठीक, ये कब से कब तक हुए हैं? 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसदी, 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसदी तक ये संगम हुए हैं। ठीक, चलिए, ये सबसे आप लोग बहुत मतलब मत रखिए। ठीक, संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में हुआ था, ये बस ध्यान रखिए आप। ठीक, देखिए ये कुराल क्या है? ये तिरुवल्लुवर ने लिखी है, तिरुवल्लुवर ने लिखी है। ठीक, ये क्या है? तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ है, आधारभूत ग्रंथ है। ठीक, इसके विषय क्या है? त्रिवर्ग यानी 3 वर्गों में विभाजित किए गए हैं: आचार शास्त्र, राजनीति और आर्थिक जीवन। ठीक, ये 3 भागों में, जिसको बोल रहा है त्रिवर्ग, उसमें विभाजित किए गए हैं। ठीक, किसके द्वारा लिखा गया? ये तिरुवल्लुवर द्वारा। ठीक, तिरुवल्लुवर की कहानी पढ़ी होगी आप लोगों ने, 6th या 7th में कुछ हिंदी की किताब में था तिरुवल्लुवर की कहानी। कौन कौन लोग पढ़े हैं तिरुवल्लुवर की कहानी? बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, कौन कौन लोग तिरुवल्लुवर की कहानी पढ़े। ठीक, ये मुच्चंगम, ये क्या था? क्या था ये? क्या क्या तमिल कविंदियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का जो आयोजन हुआ था, जो तीनों संगमों का मतलब मोटा मोटी समझिए, जो 3 संगमों का आयोजन हुआ था उसे ही क्या कहते थे? मुच्चंगम, मुच्चंगम कहा करते थे। ठीक, अब इसमें देखिए, पौराणिक का मतलब क्या है? पौराणिक, 3 संगम हुए थे ना, 1 2 3। ठीक, तो जो दूसरा और तीसरा जो पहला और दूसरा संगम है, पहला और दूसरा संगम है, इसको पौराणिक कहते थे। इसको क्या कहते थे? पौराणिक। ठीक, पहले 2 संगमों को पौराणिक कहते थे, और ये जो तीसरा संगम है इसी को संगम माना गया है। इतिहासकार जो है वो तीसरे संगम को ही संगम काल मानते। ठीक, तो ये मोटा मोटी ये बात आपको इतनी समझ में आ गई। चलें आगे। देखिए, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा टांग है, एक तो इसमें इतने कठिन कठिन वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं कि इनको अगर बहुत सावधानी पूर्वक ना पढ़ा जाए तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक ना, कि चैप्टर कहाँ शुरू हुआ, कहाँ खत्म हो गया, किसके किसके बारे में पढ़े, कुछ अंदाजा नहीं लगेगा इसके बारे में। ठीक, तो थोड़ा सा आज जो है एकाग्र करके मन पढ़िएगा आप लोग। राइट, जो लोग अपने से पढ़े होंगे समझ में भी आ गया होगा कई लोगों को, तो कि पढ़ना कितना मुश्किल है। तो देखिए, अब ये पूरा ये जो चार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते हैं।
तो अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ आपको, ठीक ना। देखिए ये याद कीजिए, दूसरा संगम जो है वो कहाँ पर हुआ था, कपाटपुरम में। यही परेशान करता है दूसरा संगम। अब देखिए तीनों अगर मदुरा 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 हो जाता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, तीनों अगस्त 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 हो जाता तब भी कोई समस्या नहीं थी। समस्या ये है क्योंकि दो अलग हो गए हैं, तो आप इन दोनों पे जो है अपनी पकड़ बना लें। दूसरा संगम कहाँ पर आयोजन हुआ, दूसरे संगम का आयोजन कपाटपुरम में। कहाँ पर, कपाटपुरम में। और तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे, नक्कीरर। तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे, नक्कीरर, ठीक ना। दूसरा संगम कहां पर हुआ, कपाटपुरम में, और तीसरे संगम के अध्यक्ष कौन थे, नक्कीरर। बस इतना आप ध्यान रखें, ठीक ना। बाकी आप इतना ध्यान रखें कि मदुरा में हुआ था और अगस्त ऋषि ने अध्यक्षता की थी, इतना ध्यान रखिए बस आप। इन दोनों के अलावा इतना ध्यान रखें कि बाकी जो संगम हुए थे कहां पर हुए थे, मदुरा में, और उनकी अध्यक्षता किसने की थी, अगस्त ऋषि ने की थी। ठीक, आप लोग बताइएगा कि इस नजरिए से आपने कभी देखा था इसको, कि ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि बस इन दोनों को याद कर लो और पूरा चार्ट खत्म। नहीं तो प्रथम मदुरा अगस्त ऋषि, द्वितीय कपाटपुरम अगस्त ऋषि, तीसरा मदुरा नक्कीरर, और फिर भी परेशान रहेंगे कि किसमें कौन जो था, ठीक ना। बस इन दोनों को याद रखना है। चलिए एक इसमें और महत्वपूर्ण चीज है कि ये तोलकप्पियम, ये क्या है, तमिल व्याकरण। कभी आपसे पूछ दे कि तमिल व्याकरण के रूप में निम्न में से किसे जाता है, किसे जाना जाता है, और तोलकप्पियम का भी नाम उसमें हो, तोलकप्पियम का भी नाम उसमें हो, तो आप उसको विकल्प में तुरंत मार देंगे। ठीक, इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार कौन है, तोलकाप्पियर, तोलकाप्पियर। ठीक, बस इतनी सी चीज आपके ध्यान रखने लायक थी। चलें आगे, अब छोड़ दिया जाए इस पेज को ना, कि नहीं छोड़ा जाए। इसमें देखिए आगे क्या दिया हुआ है कि कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग, संगम नाम का प्रयोग किस सदी, ये सदी होना चाहिए, सदी होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है, किस सदी में किया गया है, 7वीं। ठीक, और जो है इसका जो है प्रारंभ, इसका प्रारंभ किसने किया था, संगम नाम लेने का प्रारंभ जो है किसने किया था, परिषद के लिए संगम शब्द का प्रयोग किसने किया था, तिरुनाबुक, तिरुनाबुक रशु, जिन्हें अप्पार के नाम से भी जाने जाते थे, जो अप्पार के नाम से भी जाने जाते थे। इस नाम को 2-3 बार बोलेंगे तो जैसे तिरुनाबुक रशु, तिरुनाबुक रशु, कौन, तिरुनाबुक रशु ने कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए ही सर्वप्रथम संगम शब्द का प्रयोग किया था। और कब किया था पूछे तो 7वीं सदी में। ठीक, मुझे पता है मैं थोड़ा आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर को, क्योंकि बहुत थोड़ा क्लिष्ट है ये चैप्टर, है ना, इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। एकदम फटाफट बोल के निकल जाऊंगा तो फिर मेरा तो काम हो जाएगा, मुझे तो कोई समस्या नहीं है, मैं तो पढ़ दूंगा, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे 2 तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि किसके काल में जो है चेर चोल पांड्य, किसके अभिलेखों में चेर चोल पांड्य तीनों के बारे में उल्लेख है, तो अशोक। और अशोक के बारे में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है, अशोक के अभिलेखों में तो चेर चोल पांड्य और दक्षिण का कोई और राज्य दे दे। तो ये दोनों को याद रखना है, अशोक और इनके अभिलेखों में चेर चोल और पांड्य तीनों का उल्लेख था। ठीक ना, तीनों लोगों का, तीनों राज्यों का उल्लेख था। राइट, नेक्स्ट, पश्चिम एवं दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार संपर्कों के बारे में उल्लेख किसने किसने किया है, ये प्रश्न पूछे तो मेगास्थनीज ने भी किया है, स्ट्रेबो ने भी किया है, प्लिनी ने भी किया है, और टालमी ने भी किया है। ठीक, इन चारों ने किया है, यह बात आप ध्यान रखिए। कलिंग के खारवेल के, कलिंग का एक राजा था खारवेल। ठीक, उसके हाथी गुम्फा अभिलेख में, हाथी गुम्फा शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख है, तमिल राज्यों का उल्लेख है।
नेक्स्ट है 8वीं सदी में इरैयानार अगापुरल के भाष्य की भूमिका में तीनों संगमों का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, किसका है वो? इरैयानार अगप्पोरुल। ठीक है ना। नेक्स्ट शिल्पाधिकारम, ये क्या है? शिल्पाधिकारम ये क्या है? शिल्पाधिकारम का अर्थ होता है पायलों का गीत। ठीक, जो शिल्पाधिकारम है, तमिल के लोग जो हैं उसको अपना राष्ट्रीय काव्य मानते हैं। तमिल के लोग शिल्पाधिकारम को अपना राष्ट्रीय काव्य मानते हैं। ठीक, इसकी रचना किसने की है? यदि पूछे कि शिल्पाधिकारम की रचना किसने की है तो इलंगो ने की है। किसने की है? इलंगो ने की है इसकी रचना। ठीक, कितने सर्गों में विभाजित है? तो 30, 3 खंडों में विभाजित है। ठीक ना, 3 खंडों में विभाजित है। यह किस धर्म की तरफ इसका रुझान है? किस धर्म की तरफ इसका रुझान है? तो बौद्ध धर्म की इसमें चर्चा की गई है। बौद्ध धर्म की तरफ रुझान इस महाकाव्य में आपको मिलेगा। ठीक, इसमें क्या चर्चा की गई है? किस बात की चर्चा की गई है? कावेरी पट्टनम एक जगह है। कावेरी पट्टनम एक जगह है, वहां के कोवलन और उसकी पत्नी कड़ग्गी और एक नर्तकी थी माधवी। ठीक ना, यानी यहाँ ट्रायंगुलर लव स्टोरी चल समझ में आ रहा है ना? देखिए, कोवलन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ठीक, कोवलन और कड़ग्गी उसकी पत्नी थी, और ये ट्रायंगुलर इसमें बीच में आ जाती है जो नर्तकी रहती है माधवी। ठीक, तो यहाँ पे ट्रायंगुलर लव स्टोरी टाइप बन जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और सोचिए उसके बारे में दिया हुआ है किसमें? शिल्पाधिकारम में। ये आप अगर किसी को लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ इस टॉपिक के बारे में तो माफ कीजिएगा, है ना। ये सब्जेक्ट में है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने पढ़ा दिया। कोई बुरा मत मान जाना भाई, कोई तमिल वाले हो राष्ट्रीय काव्य मानते, पता चले बुरा मान जाए कमेंट में सब उल्टा सीधा। तो बस थोड़ा सा इसके लिए था कि एकदम से मुझे लगता है माहौल सीरियस होने लगा तो मैंने पढ़ी है। कोवलन की मैं किसी की बेइज्जती करना या किसी को आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं है। ठीक ना। तो हाँ, वो कौन सा एक तो आते हैं ना, वो कोई तो है, क्या नाम है उनका, वो पहले ही बोल देते हैं, नहीं आखिरी में जब अपनी स्टोरी खत्म कर लेते हैं, तो मेरा उद्देश्य किसी को आहत करना, किसी का दिल दुखाना नहीं था। तो मेरा भी उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है ना। तो ये इन लोगों की जो है वो प्रेम कहानी जो है उसमें उल्लेख है शिल्पाधिकारम में। ठीक, अब देखिए ये तो किए ही, फिर इनकी बेटी भी जो है वो उनके भी प्रेम कथा का उल्लेख है आगे चल करके। ठीक ना, देखिए मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलय सत्तनार ने मणिमकलय की रचना की। किसकी रचना की? मणिमकलय। अभी हम लोगों ने पढ़ा शिल्पाधिकारम, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए ये कहानी खत्म हो गई, अब शिल्पाधिकारम को आप लोग भूल जाइए। शिल्पाधिकारम को क्या कीजिए, आप लोग भूल जाइए। अब आ जाइए मणिमकलय पे। अभी शिल्पाधिकारम पढ़ा ना, मणिमकलय ये इतना जटिल है कि थोड़ा सा दिमाग भटकेगा आप लोगों का और फिर एकदम बस चैप्टर उड़ जाएगा दिमाग से। मणिमकलय की रचना किसने की यदि पूछे तो शीतलय सत्तनार ने। शीतलय सत्तनार ने इसकी रचना की थी। ठीक ना, इसमें क्या है? जैन प्रभाव है। पहले वाले में बौद्ध प्रभाव था, दूसरे वाले में जैन प्रभाव। इसमें भी प्रेम कथा है, इसमें भी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा शायद ये, इसमें भी प्रेम कथा है। किसका? एक राजकुमार है उदय कुमारम, ठीक ना, और मणिमकलय की, मणिमय कलय की, इन दोनों की प्रेम कथा का उल्लेख है। और ये मणिमकलय पता है कौन है? मणिमकलय पता है कौन है आपको? जो कोवलन और नर्तकी जो माधवी थी, दोनों थे ना, राजा जो नर्तकी से उसने प्रेम किया उसने, इसका उल्लेख उसमें था ना अभी, तो उसी की ये पुत्री है। देखिए
ये यहाँ है ना कोवलन, कावेरी पट्टनम वाले कोवलन, तो यही कोवलन और ये जो इनकी प्रेमिका थी, ये जो माधवी, इन्हीं की पुत्री थी मणिमकलय। इनकी प्रेम कथा है उदय कुमारन के साथ, उदय कुमारन के साथ। एक सेकेंड, ये तो इसमें यह है ना कोवलन, यहाँ पे लिखा हुआ है कोवलन, ठीक ना। ये है मणिमकलय, इनकी पुत्री, और फिर ये उदय कुमारन, ये राजा हैं, ठीक। इनका जो है वो प्रेम कहानी का उल्लेख है, मतलब समझ गए ना। मणिमकलय पुस्तक का नाम है और मणिमकलय जो माधवी और कोवलन की पुत्री थी उसका नाम है, उसके नाम पर ही पुस्तक का नाम रखा गया मणिमकलय, ठीक ना। और फिर राजा और इनका जो है ये उल्लेख है, किस राजा का, किस राजा का उल्लेख है, उदय कुमारन, उदय कुमारन, ठीक। तो ये दोनों किताबें आपको क्लियर हो गई। चलिए, ये दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम दिया, इसको समझिएगा, है ना, इस बात को गंभीरता से थोड़ा सा समझिएगा, इन दोनों से प्रश्न आता है। नेक्स्ट है न्याय प्रवेश। ये देखिए, ये भी एक पुस्तक है, न्याय प्रवेश, ठीक ना। किसने इसको लिखा है, दिंडनाथ ने, दिंडनाथ ने, किसने लिखा है, दिंडनाथ ने लिखा है। और क्या थे, बौद्ध लेखक थे, ठीक है ना, यह जो है वो बौद्ध लेखक थे। और अब ये जो न्याय प्रवेश है, एक बात आप लोग समझ गए ना, इसको समझिएगा, न्याय प्रवेश किसने लिखा, दिंडनाथ ने, और यह एक बौद्ध लेखक थे। तो ऐसा माना जाता है कि जो मणिमकलय है, मणिमकलय है वो इसी न्याय पुस्तक, ये जो न्याय प्रवेश पुस्तक है, इस पर आधारित है, इस पर क्या है, वो आधारित है, ठीक। एक सेकेंड, सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, है ना, तो माफ कीजिएगा आप लोग, घर वाले हैं ना, वो उनको समझ नहीं आता है ना, इस बात को समझने को तैयार नहीं होते हैं कि डिस्टरबेंस हो सकता है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो कहाँ थे हम लोग, ये हो गया ना, न्याय प्रवेश पर आधारित था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि। अब कहेंगे सर किताब ही पढ़ा, भाई यही बहुत इंपॉर्टेंट है तो यही पढ़ाऊंगा ना। जीवक चिंतामणि की बात करते हैं, जीवक चिंतामणि, ठीक ना। जीवक चिंतामणि यह पुस्तक किसने लिखी थी, तिरुक्त देवर ने, किसने लिखी थी, तिरुक्त देवर ने लिखी थी, जो कि एक जैन भिक्षु थे, जैन भिक्षु थे। ये तिरुक्त देवर कौन थे, चोल साम्राज्य के राजकुमार थे, चोल राजकुमार थे, ऐसा इनको माना जाता, ठीक। तो ये क्लियर हो गया, जीवक चिंतामणि तिरुक्त देवर ने लिखी, जो कि जैन भिक्षु थे, और ये चोल साम्राज्य के ये जो है राजकुमार थे, ठीक। नेक्स्ट आगे आ जाइए अब, तोलकप्पियम, तोलकप्पियम। हम लोग सब पुस्तक पुस्तक के बारे में पढ़ते जा रहे हैं और उसमें किसका किसका उल्लेख है, ठीक। तोलकप्पियम तमिल व्याकरण है, ये क्या है, तमिल व्याकरण। तो पूछेगा कभी निम्न में से कौन सा तमिल व्याकरण है, या फिर तोलकप्पियम क्या है, तमिल व्याकरण है, प्रेम कथा है ना, कुछ ऐसे करके विकल्प देगा, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, तमिल व्याकरण है, ठीक। आगे इसमें तिरुवल्लुवर की जो तिरुक्कुरल है, तिरुक्कुरल, इसमें तिरुक्कुरल की बात की गई है, इसमें तिरुक्कुरल दर्शन की बात की गई है इसमें, ठीक ना। उसमें उसकी रचना किसने की थी, तिरुवल्लुवर ने, किसने की थी, तिरुवल्लुवर ने, ठीक ना। नेक्स्ट
राम कथा के बहुत सारे संस्करण हैं, तो जो इसमें तमिल संस्करण है उसको कहते हैं इरामावतारम। इरामावतारम ये राम कथा का तमिल संस्करण है, जिसकी रचना किसने की थी? कंबन ने की थी। जिसकी रचना किसने की थी? कंबन ने की थी। ठीक, नेक्स्ट आगे चलें। संगम साहित्य के काव्य 2 श्रेणियों में बांटा गया है। इनको कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला क्या है? अकम। पहला क्या है? अकम, और दूसरा क्या है? पुरम। पहला है अकम और दूसरा पुरम। तो जो अकम है उसमें प्रेम प्रसंग की चर्चा की गई है। प्रेम प्रसंग की चर्चा की गई। अभी देखा ना मणिमकलय वगैरह आप लोगों ने। ठीक, और दूसरा जो पुरम है उसमें युद्ध की चर्चा की गई है। उसमें युद्ध की चर्चा की गई है। ये चैप्टर बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है, बाकी अगर किसी को आसान लगता हो तो मुझे नहीं पता। मुझे लगा कि शायद आप लोगों को इसमें बहुत कठिनाई हो सकती है। ठीक, तो फालतू के जो इसमें स्टोरी हैं, फालतू के जो इसमें टर्म्स, जो शब्द लिखे हैं, उनको निकालना बड़ा मेहनत का काम होता है, कि क्योंकि उनको अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर आप कंफ्यूज होने लगेंगे। ठीक, 3 प्रदेशों की चर्चा की गई है, चेर, चोल और पांड्य। ठीक, तब देखिए जो चोल था वो उत्तर पूर्व में, ऐसे बना लीजिए आप लोग। ठीक, अभी बताता हूं। ठीक, ऐसे था नहीं, लेकिन उत्तर पूर्व। तो जो चोल था वो उत्तर पूर्व, यानी उत्तर इधर हो गया और पूर्व इधर हो गया, तो यानी यहाँ पे चोल ऐसे रख लीजिए। ठीक, इसके आपकी आसानी के लिए ऐसा बना दिया हूं। ठीक, उत्तर पूर्व में चोल। फिर चेर कहां पर है? दक्षिण पश्चिम। सॉरी, ये उत्तर पूर्व गलत बन गया, ये एक्चुअली उत्तर और पूर्व, तो चोल इधर। ठीक, दक्षिण पश्चिम, तो साउथ इधर हो जाएगा, वेस्ट इधर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम तो ये इधर हो जाएगा। ठीक, तो इधर हो गया चोल, चोल इधर हो गया क्या? चेर। और दक्षिण पूर्व में क्या था? दक्षिण, साउथ आ गया और ईस्ट आ गया। दक्षिण पूर्व में क्या था हम लोगों का? पांड्य। चेर, चोल, पांड्य, ऐसा था। तो अब इसको रटने के बजाय आप इनका ध्यान रख लीजिए कि चोल ऊपर है, चेर हमारे लेफ्ट में है, और ये जो है पांड्य हमारे राइट में है। एक्चुअली इसमें अपोजिट बनता है, तो इसलिए डायरेक्शन बताने में थोड़ी सी दिक्कत होती है इसमें। ठीक, मिरर पढ़े हैं कि नहीं आप लोग फिजिक्स में? हाँ, नहीं पढ़े हैं? सब लोग पढ़े होंगे। तो ये मिरर की जब वीडियो रिकॉर्ड की जाती है तो सामने सब डायरेक्शन उल्टा बनता है, तो इस वजह से समस्या होती है। चलिए, ये हो गया ना चेर, चोल, पांड्य। देखिए कारिकल कौन था? कारिकल संगम युग में जो था सबसे शक्तिशाली जो राज्य था वो किसका था? चोलों का राज्य था। चोलों का राज्य था। और जो चोलों के राज्य में सबसे शक्तिशाली राजा था वो था कारिकल। कौन था? कारिकल। ठीक ना, चोलों का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? कारिकल। ठीक, और ये पूछे कि जो चोलों का राज्य था वो किन 2 नदियों के मध्य स्थित था? तो पेन्नार और दक्षिणी वेल्लूर। पेन्नार और दक्षिणी वेल्लूर। ठीक, ये हो गया कारिकल। कारिकल किस धर्म का अनुयायी था? कारिकल किस धर्म का अनुयायी था? मतानुयायी। किस धर्म का मतानुयायी था? ब्राह्मण। किस धर्म का? ब्राह्मण धर्म का। ठीक ना। ये पत्तिन पलय क्या है? पत्तिन पालय क्या है? ये कारिकल के जीवन और सैन्य अधिग्रहण को इसमें दर्शाया गया, यानी कारिकल का एक तरह से ये बायोग्राफी है कारिकल की। ठीक ना। इस कविता में इसके वेड़ी युद्ध के बारे में दर्शाया गया है। जो इसने युद्ध किया था वो पत्तिन पलय में दर्शाया गया है इस युद्ध को। ठीक है ना। इसमें क्या किया गया है? कारिकल ने पांड्य तथा चेर सहित 11
राजाओं को पराजित किया था उसका इसमें क्या किया गया है, उस युद्ध का इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक ना। किसमें? वेणी युद्ध में, वेणी युद्ध में, ठीक ना। नेक्स्ट, उसने पुहार या कावेरीपत्तनम नामक शहर की स्थापना की थी। किसने की थी? कारिकल ने। पूछे कि किसने पुहार या कावेरीपत्तनम नामक इस शहर की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी? कारिकल ने की थी। किसने की थी? कारिकल ने की थी, ठीक। नेक्स्ट क्या है? तो बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? किसी को अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं अगले दिन क्लास में उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक ना। जैसे आप ये बताते हैं कि सर ये गलत पढ़ा दिए हैं, वैसे ये भी बताया कीजिए कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, मैं अगले क्लास में कवर कर लूँगा। क्योंकि देखिए टीचिंग हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, कि मैं बोल रहा हूँ तो उधर से सामने बच्चे बैठे होते हैं तो फेस देख के समझ में आ जाता है कि उनको ये चीज़ नहीं समझ में आई, लेकिन यहाँ पे मेरे पास आप लोग सामने हैं नहीं, तो कमेंट सेक्शन एक माध्यम है, वहाँ से आप बता सकते हैं, ठीक। जो ये कावेरीपत्तनम शहर इसने स्थापित किया, उसकी राजधानी कहाँ थी? उरैयूर या कावेरीपत्तनम, ठीक ना। उरैयूर या कावेरीपत्तनम अपनी राजधानी इसने स्थापित की। कहाँ पर? कावेरी नदी के तट पर। कहाँ पर? कावेरी नदी के तट पर। नेक्स्ट है पेरुनानुपादय। ये क्या है? पेरुनानुपादय, ये पढ़ने में मतलब मेरी तो हालत खराब हो जा रही है, ठीक। इसमें जो है कारिकल के संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। ये है ना 7 स्वर है ना, सारे गामा वाले, तो उनका क्या किया गया है? विशेषज्ञ बताया गया है कारिकल को। किसमें? इस पुस्तक में। पेरुनानुन्नु पादय, गजब भाई, इतना बहुत कठिन है, इसको तो प्रोनाउंस करना भी बहुत कठिन है, ठीक। चलिए, मतलब सबको कठिनाई लग रही है कि बस मुझे ही लग रही है? थोड़ा आप लोग बताइएगा तो कमेंट सेक्शन में। सबको बोलने में ये समस्या होती है कि बस मुझे ही होती है? बस इंग्लिश वाले टर्म में तो कितना भी कठिन हो मुझे कोई समस्या नहीं हुई आज तक कभी, हिंदी वाले में थोड़ी होती है, ठीक। संगम युग का जो दूसरा युग था वो था किसका? चेरों का, ठीक। चेरों का। तो चोल हम लोगों ने पढ़ लिया, चेर और पांड्य के बारे में हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वरना ये वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आप लोग बोर भी होने लगेंगे। अगर थोड़ी और वीडियो लेक्चर लंबी की जाए तो आप लोग बोर नहीं होंगे ना, क्योंकि अब देखिए सिलेबस जो है वो जल्दी जल्दी थोड़ा सा कवर कराना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे वीडियो की लेंथ थोड़ी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, और अगर लेंथ नहीं बढ़ाऊंगा तो फिर छोटे छोटे वीडियोस कई पार्ट में कर दूं ना, उसको कई पार्ट में कर दूं कि एक ही दिन में हिस्ट्री के 2-2 लेक्चर जाएं, इस तरह से कर लूं। देखता हूं, बात करता हूं टीम से क्या पॉसिबिलिटी होती है। तो चेर और पांड्य के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक। और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे साथ ही साथ उसी दिन अपना अगला चैप्टर भी, ठीक। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।